Welcome to the BAS Academy of Science Nagpur. In previous video, we have discussed about first periodic property, that is atomic size, factors affecting the atomic size and its trend in period in modern periodic table and its trend डाउन द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि कैसे क्या एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है और पीरियोडिक टेबल में जब आप एक ही पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो तो एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है एंड व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देन हाउ डज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिए। अब सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ चलना है और सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं आप लोग, या फिर हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे तीन तरीके से मैं नाम दे सकता हूं उसे, एक तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर मैं उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकता हूं। रिमेंबर दैट अब जो कुछ भी हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें इस लेसन में पढ़ने हैं और उसमें से पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक साइज, उस एटॉमिक साइज वाले वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बची हुई जो 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये टोटली डिपेंड है उस एटॉमिक साइज के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा उतना डिटेल में जितना हम लोगों ने एटॉमिक साइज में बात किए थे। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं। सो व्हेनेवर द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट, सो फॉर एग्जांपल द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बिटवीन ए एंड बी। सो ए और बी के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी दोस्तों, तो बेशक केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इसका मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन के बदौलत होती है केमिकल रिएक्शन। सो जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब तय है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा। सो व्हेनेवर द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट, सो डेफिनेटली दिस केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। सो जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सर इतना आसान होता है क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना? सो एटम के स्ट्रक्चर की तरफ अगर चलता हूं तो एटम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कहे थे कि ये रहा स्फेरिकल शेप का एटम कोई भी एलिमेंट का, और सेंटर में होता है एक स्मॉल टाइनी मैसिव न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है न्यूक्लियस, जबकि इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज्ड है, दिस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन different ऑर्बिट और different शेल। सो कंसिडर हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, इन सेकेंड शेल एंड इन थर्ड शेल ऑल्सो। सो न्यूक्लियस के सबसे पहले नजदीक रहने वाला जो शेल है उसको आप लोग कहोगे फर्स्ट शेल, वैसे ही हम लोग उससे दूर रहने वाले शेल को कहेंगे हम लोग सेकेंड शेल, और यहां पर मैंने एक तीसरा शेल भी ड्रॉ किया है थर्ड शेल। तो मान के चलो कि इस एटम के अंदर 3 शेल है, तो पहले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निगेटिवली चार्ज्ड है और इन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखने का काम करता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। सो जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जब कभी कोई एटम से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डेफिनेटली वी हैव टू ओवरकम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा, तब जाकर आप उस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी हैव टू लूज
we have to remove the electron. So whenever we have to remove the electron from any atom, so कोई भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, so definitely energy will be required. और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑफ एनर्जी, वेन एवर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, सो दैट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन. तो उसे हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक चीज तय हो गई है सर कि कोई भी एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है प्रोटॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड में, और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रखता है. उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है, और यदि मुझे उस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम, एंड दैट्स व्हाई ionization enthalpy is always represented by the positive side. अब सर इलेक्ट्रॉन निकालोगे कौन सा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है? तो सर न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन नजदीक रहेगा, पहला शेल न्यूक्लियस से नजदीक है, पहला शेल न्यूक्लियस से नजदीक है, तो डेफिनेटली सर पहले शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा. सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़े से दूर है, तो सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी सी कमजोर होगी, और जैसे जैसे इफ यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. तो मान के चलो यहां पर थर्ड शेल ये आउटर मोस्ट शेल है, तो सबसे आसान रहेगा कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो डेफिनेटली वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल को शेल के इलेक्ट्रॉन को जिसके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ बाकी इलेक्ट्रॉन के तुलना में कमजोर है, ऐसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो रही है. और जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो डेफिनेटली सर हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस को हराना होगा, मुझे कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्षमता, एंथैल्पी मतलब द एनर्जी चेंज, whether the energy is to be supplied or whether the energy is released. So here एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. सो अब डेफिनेशन क्या बन जाती है? तो कोई भी एटम में, अब हर एटम में तो तीसरा शेल आउटर मोस्ट रहेगा नहीं, कोई एटम में सेकेंड शेल आउटर मोस्ट रहेगा, कोई एटम में पहला ही शेल आउटर मोस्ट रहेगा, कोई एटम में चौथा शेल आउटर मोस्ट रहेगा. तो डेफिनेटली सर न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस भी अलग अलग रहेगा. मतलब हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की अलग अलग मैग्नीट्यूड में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. सो डेफिनेशन बन जाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो द मिनिमम, मैं डेफिनेशन यहां पर लिख रहा हूं. सबसे स्टार्टिंग कैसे करूंगा मैं? द केमिकल रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Whenever the chemical reaction is to be carried out, so electrons should be lost from certain atoms, and whereas another atom should accept the electron. We are not talking about the gain of electron, we are talking about the removal of electron. And minimum amount of energy, definition बन जाएगी the minimum amount of energy, minimum amount of energy required. अब रिक्वायर्ड है, यहां पर खर्च करनी पड़ रही है. सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिक्वायर्ड है एनर्जी रिमूव करने के लिए. तो मैं यहां पर रिक्वायर्ड को मार्क कर देता हूं, मैं यहां पर रिमूव को मार्क कर देता हूं. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड, मोस्ट लूजली बाउंडेड मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की पकड़ सबसे कमजोर है. सो मोस्ट लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, outermost electron to form
तो जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है दोस्तों, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे कि पॉजिटिवली चार्ज कटायंस बनते हैं। सो टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कटायंस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये डेफिनेशन बन गई कि कोई भी एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सर जो कुछ भी मात्रा में आपको एनर्जी लगेगी, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म cation is called as आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। सो सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये एक एनर्जी है, तो उसके यूनिट क्या क्या रह सकते हैं सर? यूनिट हम जूल में गिन सकते हैं, उसे हम लोग किलो जूल में गिन सकते हैं, जूल पर मोल, क्योंकि जब भी बात होती है तो एक एटम की बात नहीं हो रही है, एक मोल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। वैसे ही हम लोग कैलोरी पर मोल भी कह सकते हैं, कैलोरी पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, कैपिटल ई स्मॉल वी। सो ये अलग अलग यूनिट है जिसमें हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी को गिनते हैं सर। सो इनके बीच का अगर रिलेशन अगर देखते हैं तो आपको पता होगा कि 1 जूल मतलब ही 4.184 कैलोरी। अब जैसे कन्वर्शन करना आप लोगों को वैसे कन्वर्शन करो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर स्मॉल ई कैपिटल वी। So 1 electron volt is 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल। सर ये होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। सो अब ये हो गए उसके यूनिट। अब यदि मैं कोई एग्जांपल कंसिडर करता हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एन एटम M, और M नाम का एटम जो है वो न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन्स उसके पास में है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम में प्रेजेंट होते हैं, रिमेंबर दैट। सो दिस इज द न्यूट्रल एटम, और इस न्यूट्रल एटम से मुझे यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डेफिनेटली आई हैव टू सप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज सपोज टू बी IP। और जब ही इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ये अब M नाम का न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कटायन। सो मोनो पॉजिटिव कटायन, मोनो पॉजिटिव कटायन। और ये जो IP है इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट IP1। नाउ आई हैव टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन। एक एटम था न्यूट्रल एटम जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान रहती है, वहां से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कुछ मात्रा में एनर्जी लगी और उस एनर्जी को हम लोगों ने कहे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अभी मुझे क्या करना है, मुझे और इलेक्ट्रॉन निकालना है सर। तो अब मुझे जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब आपके पास M नहीं बचा है, अब आपके पास में बचा है M+ monopositive cation. So now I have to remove the electron, second electron, and that second electron should be removed from monopositive cation. और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी कुछ एनर्जी लगेगी, उसको कहूंगा मैं सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंड इट विल बिकम M2+। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सर मुझे और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो डेफिनेटली आई हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M2+, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन अब निकालना है। तो अब आपके पास में सभी के सभी M क्या बन चुके हैं, M2+। और इस डाइपॉजिटिव कटायन से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आपको, तो आपको फिर कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और ये बन जाएगा अब M3+, बाहर एक इलेक्ट्रॉन निकला। और ऐसे ही आप लोग वेरियस सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर सकते हो। तो अब एक चीज ये है, एक चीज ये आप लोगों को ध्यान रखना है इन्हीं एग्जाम्पल के बाद में कि सब थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, और सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो रिमेंबर दैट
कोई भी एटम से तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उससे कम एनर्जी से काम चल जाता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते समय, और उससे भी कम एनर्जी से काम चल जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते समय। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंड सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। सो पहला जो एटम था ये न्यूट्रल एटम था, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या समान है और उसका कुछ ना कुछ एक डेफिनाइट साइज होगा। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब ये बन गया मोनोपॉजिटिव कटायन, और हमेशा ध्यान रखिए कि कटायन का साइज रिलेटेड पेरेंट न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। जैसे जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे आपका जो न्यूट्रल एटम है अब धीरे धीरे छोटे छोटे कटायंस में कन्वर्ट होता जाएगा। सो अभी यहां पर सबसे छोटा कौन है, तो मैं कहूंगा सर M2+, और छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एटम यदि छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अंतर कम है, और डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ मजबूत है। ऐसे छोटे स्पेसीज से, स्मॉल साइज्ड स्पेसीज से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट बन जाता है। न्यूट्रल एटम एक सिग्निफिकेंट कुछ साइज था, तो बड़े आकार के न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ये बन गया और छोटे आकार का मोनोपॉजिटिव कटायन, और छोटे आकार के मोनोपॉजिटिव कटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट बन गया है। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बन गया और भी छोटे आकार का डायपॉजिटिव कटायन, और सबसे छोटा आपको यहाँ पर डायपॉजिटिव कटायन दिखता है। तो डायपॉजिटिव कटायन का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि छोटा जो है सर साइज में। सो as you remove the electron from the neutral atom successively, so we are getting smaller and smaller sized cation, and it is very difficult to remove the electron from small sized species, because due to the distance issue, due to the lesser distance, the attractive influence of nucleus on electron is greater, and that's why the much more amount of energy is required। ये रीजन रहा पहला कि थर्ड आईपी क्यों ज़्यादा होती है सेकेंड आईपी से, और सेकेंड आईपी क्यों ज़्यादा होती है फर्स्ट आईपी से। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी सी कम एनर्जी से काम बन जाता है, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी कम एनर्जी लगती है। तो उसकी वजह बताया मैंने कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे आपका न्यूट्रल एटम अब छोटे छोटे आकार के कटायंस में कन्वर्ट होता जाएगा, और छोटे आकार के कटायंस में से इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट बनता जाएगा। ये पहली वजह। दूसरी वजह ऐसी, ये न्यूट्रल एटम था, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है। इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास में है। तो सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी भोग रहा है, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ी ना आसान होगा। तो सर न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बन गया ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव कटायन। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। M2+ में तो सर दो इलेक्ट्रॉन की कमी ऑलरेडी है, वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम ऑफ स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो थर्ड आईपी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन सेकेंड, एंड सेकेंड आईपी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन first IP, and this is the introduction part of ionization potential। so ये ionization potential, ionization enthalpy, चाहे वो कोई भी यूनिट का रहे, क्वेश्चन कोई भी यूनिट का रहे, ionization potential के ऊपर यदि क्वेश्चन रहता है तो आपको इतना डाटा लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन पार्ट के तौर पर। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स कि सर कौन तय करता है कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना कम डिफिकल्ट होगा।
कौन डिसाइड करता है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की और अब मैं चल रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एटॉमिक साइज किन के ऊपर डिपेंड होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक साइज पढ़े थे, 3 फैक्टर पढ़े थे हम लोगों ने वहां पर, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट। यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों जिसको मैं कहूंगा न्यूक्लियर चार्ज। मैंने पहले ही कहा कि जितनी भी अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, आपको सबसे पहले एटॉमिक साइज का वीडियो पहले देखो, तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा आसान लगेगी। सेकेंड, एटॉमिक साइज, पहले मैं फैक्टर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकेंड फैक्टर है एटॉमिक साइज। उसके बाद में थर्ड फैक्टर के तरफ अगर चलता हूँ तो थर्ड फैक्टर एक्सप्लेन करना है मुझे, शील्डिंग इफेक्ट कैसे क्या डिसाइड करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू, शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद में वैसे ही अगर मैं फोर्थ फैक्टर के तरफ अगर चलता हूँ तो फोर्थ फैक्टर है दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सबशेल। जो सबशेल से इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बाहर निकालना है, उस सबशेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा मुझे सबशेल का। सो चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सबशेल फ्रॉम विच वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। एंड पांचवा पॉइंट मुझे देखना है पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल्स, पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल्स। चलो देखो अभी हम लोग एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि कोई भी एटम का एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को चार्ज मिलता है। और सर इलेक्ट्रॉन उतनी ही संख्या में न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं, अलग अलग शेल्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में। सो अभी हम लोग अगर बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, तो अगर मैं कार्बन की अगर बात करता हूं, फॉर एग्जांपल हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बोरॉन एंड कार्बन। न्यूक्लियर चार्ज का एग्जांपल समझना है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन्स है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मतलब कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन्स है। अब देख लो इसका पिक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये रहा सर न्यूक्लियस बोरॉन का, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 5 में से, और दूसरे शेल में प्रेजेंट है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज की तरफ फोकस करो अभी सिर्फ। कार्बन की तरफ अगर बात करते हो तो ये रहा कार्बन का न्यूक्लियस। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिखेंगे सेकेंड शेल में। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या है। सर बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपने तरफ, कार्बन का न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपने तरफ। न्यू एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो जिसके न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज, जिसके न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स, वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जरा ज़्यादा मजबूती से खींचेगा। और ज़्यादा मजबूती से खींचेगा मतलब हियर हायर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मोर न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज यदि ज़्यादा है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्शन इज मोर। और ऐसे न्यूक्लियस की उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ ज़्यादा मजबूत रहेगी और ऐसे केसेस में ये इलेक्ट्रॉन को निकालना पहले की तुलना में, बोरॉन के तुलना में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज।
डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट बन रहा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। आईपी वैल्यू इज मोर, कहने का मतलब ऐसा कि जितना ज़्यादा आपके न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर की अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है, और ड्यू टू द मोर अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस नाउ इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। मोरल ऑफ द स्टोरी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सर हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज, डिफिकल्ट विल बी द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हायर विल बी द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कहने का मतलब ऐसा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ये न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, more will be the attractive influence between nucleus and electron, more difficult to remove the such type of electron, and higher will be the energy required, higher will be the ionization potential value। मैं साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी बताते जा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। एटॉमिक साइज की अगर बात करता हूँ तो मैं दो एटम ले लेता हूँ। ये एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस है, अब चार्ज की तरफ जाओ मत। ये सर पहला शेल, पहले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, और ये रहा सर एक दूसरा शेल। अब मैं यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन वगैरह काउंट नहीं करोगे, अभी हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक साइज में है, तो दूसरे शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यू डोंट हैव टू काउंट हियर द इलेक्ट्रॉन्स, मुझे साइज के तरफ चलना है। और ये रहा सर दूसरा एटम, यहाँ पर भी ऐसे ही पहले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज देख रहे हैं, ये बड़े आकार का एटम दिख रहा है मुझे, लार्जर साइज, और ये छोटे आकार का एटम दिख रहा है मुझे, स्मॉलर साइज्ड। अब अगर छोटे आकार के तरफ, छोटे आकार वाले एटम के तरफ अगर चल रहे हो तो छोटे आकार के एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है। सो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज लेस, डिस्टेंस इज लेस, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अगर डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से अपने तरफ खींच के रखेगा। मोर अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, मोर अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर दिख रहा है उतना ही ज़्यादा सर इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। अरे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के नज़दीक है भाई, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींच के रख रहा है, मतलब ऐसे स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। सो मोर अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो आईपी इज मोर। छोटे एटम में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम रहता है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से अपने तरफ खींच के रखा है, ऐसे स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जबकि लार्जर साइज एटम की अगर बात करते हैं तो लार्जर साइज एटम, एटम साइज में बड़ा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस इज मोर, और डिस्टेंस मोर है तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ कमजोर है, लेस अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, और अगर इन्फ्लुएंस लेस है तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा आसान बन जाएगा, मतलब लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंपेरेटिवली लार्जर साइज्ड एटम। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम,
less will be the distance between nucleus and outermost electron, greater will be the attractive influence between nucleus and electron, and due to the greater attractive influence more energy is required to remove such type of strongly bounded electron, so ionization potential will be more। मतलब एटम छोटे आकार का तो एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है, एक कम तो एनर्जी ज़्यादा, साइज कम एनर्जी ज़्यादा, साइज ज़्यादा एनर्जी कम, मतलब एक कम एक ज़्यादा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात चल रही है सर। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तो ये हो गया सेकेंड फैक्टर। समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिए। डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस और डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज चक्कर में आप लोग खुद डिक्रीज ना हो जाओ। इसलिए सर कंसेप्ट को समझो कि सर हो क्या रहा है एक्चुअली। चलो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में भी बात हो चुकी थी सर हमारी प्रीवियस वीडियो में, और मैंने एक क्लासरूम का एग्जाम्पल आपको बताया था शील्डिंग इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ये मान के चलो ये आउटर मोस्ट शेल है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ पकड़ होगी, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन जैसे ही मैं अब अंदर में अगर शेल प्रेजेंट है, पहले शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरे शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डिस्टेंस किनका गिनना है मुझे, हमारा इंटरेस्ट है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में हमारा इंटरेस्ट है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब सर जैसे ही मैं अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो वैसे ही सर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। सो द डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, decrease in the attractive influence between nucleus and outermost electron due to the presence of inner shell electron is called as shielding effect। डिटेल में समझाया मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पर और उतना डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं चलते। सो द डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। सो मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मोर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, मोर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बीच में आने वाले खिलाड़ी जितने ज्यादा बढ़ेंगे, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होगा। सो डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस किनके बीच का, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और हमको इलेक्ट्रॉन भी निकालना है सर आउटर मोस्ट ही। तो जैसे जैसे अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की पकड़ कमजोर होती जाएगी, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना अब और ज़्यादा आसान होता जाएगा। सो बिकम ईजी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो बिकम इजी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान बनता जा रहा है। कहने का मतलब ऐसा, कम एनर्जी से काम हो जाएगा सर, लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो कहने का मतलब ऐसा कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन अंदर इन दोनों के बीच में, जब अंदर वाले शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हो, या फिर दोनों के बीच में प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनर शेल इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी, न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। और अगर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ कमज़ोर होती जा रही है, तो
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा आसान बनता जाएगा, कम एनर्जी में काम होगा। सो ये जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस कम हो रहा है उसी को तो कहते हैं आप शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट रहेगा, और जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट रहेगा उतने ही कम एनर्जी से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाओगे। कहने का मतलब ऐसा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब सर जितने ज़्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस कम होगा, उतना ही ज़्यादा ये शील्डिंग इफेक्ट होगा और उतना ही इजी इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, कम एनर्जी से काम चलेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी सर। दिस इज द concept or this is the correlation between shielding effect and ionization potential। चलो अब हम लोग थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी अपने मन से लिखना है आपको। कंसेप्ट अगर समझता है कि as the number of inner shell electron increases the attractive influence between nucleus and outermost electron decreases and thus less amount of energy will be required। It means that ionization potential decreases एज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, ऐसा आप लोगों को लिखना है। चलो चौथे फैक्टर के तरफ चलते हैं कि जिस शेल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिन सब शेल से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो उन सब शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कि यदि कोई सब शेल, हम लोगों ने पढ़े हैं लेसन नंबर 1 में, यदि कोई सब शेल वैकेंट है, वैकेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो है ही नहीं, तो निकालने का सवाल नहीं आता। यदि कोई सब शेल ये आधा भरा हुआ है हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड है, मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ, उसके कैपेसिटी इतना, यदि कोई सब शेल हाफ फील्ड है आधा भरा हुआ या आपका सब शेल कंप्लीटली फील्ड है, ऐसे केसेस में उस कॉन्फ़िगरेशन को एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। सो द सबशेल विथ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल। फॉर एग्जांपल डी सबशेल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की, यदि डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मतलब 10 के आधे, उसकी कैपेसिटी के आधे, मतलब ये हाफ फील्ड हो गया। वैसे ही यदि डी सबशेल में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसे कहा जाएगा कंप्लीटली फील्ड। पी सबशेल की बात अगर करता हूं मैं, पी सबशेल में यदि 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो सर पी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब आधा भरा हुआ है हाफ फील्ड, और पी सबशेल में यदि 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो सर 6 इलेक्ट्रॉन हैं मतलब ये कंप्लीटली फील्ड है। कहने का मतलब ऐसा है कि जब कभी कोई सबशेल आधा भरा हुआ होता है या पूरा भरा हुआ होता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वाई ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस वीडियोस के तरफ, लेसन नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहां पर मैंने आपको 3 लॉज बताए थे, ऑब्बी प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहां पर आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स आर हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऐसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। मतलब कोई भी सबशेल यदि हाफ फील्ड है, यदि कोई सबशेल कंप्लीटली फील्ड है, तो ऐसे एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं रहेगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक एटम है जिसके p सबशेल में जैसे 2p, जैसे 1s2, 2s2 और 2p3, और एक ऐसा एटम है 1s2, 2s2 और 2p4, तो देखो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, आउटर मोस्ट सबशेल कौन सा, पी सबशेल, लेकिन पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन। मान के चलो हमारे पास में 2 एटम प्रेजेंट है,
1s2 2s2 2p3 एक का कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास में 1s2 2s2 2p4। तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बेशक 2p3 से निकालना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बेशक 2p4 से निकालना पड़ेगा। सर पी सबशेल आधा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो डेफिनेटली सर ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। P4 आधा भरा हुआ भी नहीं, पूरा भरा हुआ भी नहीं, सर ये लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज कंपेयर टू 2p3। सो ऐसे लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाले सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, कम एनर्जी से ही काम चल जाएगा। सो अब एटॉमिक साइज का कंसेप्ट बाहर, न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट बाहर, अब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट के तरफ चल रहे हैं। सो रिमेंबर दैट क्या लिखना है, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल, and to remove the electron from such type of extra stable electronic configuration, definitely more amount of energy will be required, so more ionization potential will be there। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करना है। और वैसे ही लास्ट पॉइंट के तरफ अगर चलता हूँ तो लास्ट पॉइंट है पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल। सो पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल में यदि आप कोई भी एटम के न्यूक्लियस की तरफ चलते हो, न्यूक्लियस से नज़दीक कौन रहता है, एस से दूर कौन रहता है, पी से दूर कौन रहता है, डी सबशेल, डी से दूर कौन रहता है, एफ सबशेल, तो नज़दीक कौन है, एस सबशेल। तो न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक है एस सबशेल, उससे दूर है पी सबशेल, उससे दूर है डी सबशेल, उससे दूर है एफ सबशेल। तो सर एस सबशेल ये नजदीक है, अंदर घुसा हुआ है, पेनिट्रेटेड है, तो न्यूक्लियस की एस सबशेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ जरा ज्यादा मजबूत रहेगी। तो सर एस सबशेल क्योंकि नजदीक है, सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस सबशेल। एफ सबशेल दूर है सर न्यूक्लियस से, और दूर रहने की वजह से न्यूक्लियस की एफ सबशेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर की पकड़ कमजोर है, तो एफ सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान रहेगा। सो एस सबशेल आईपी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर रहेगा, तो एस सबशेल ये नजदीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, न्यूक्लियस से नज़दीक है, न्यूक्लियस की पकड़ उसके ऊपर ज़्यादा मजबूत है। पी सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान रहेगा, उससे भी आसान रहेगा डी सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, और उससे भी आसान रहेगा एफ सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो अब हम लोग कहेंगे, लिखेंगे कैसे पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल में कि एस सबशेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वेयर एज P subshell, D subshell or F subshell is at a large distance farther from the nucleus. So since the control of nucleus will be more stronger in case of S subshell, so definitely it will difficult to remove the electron from closer S subshell, and that's why the IP value of electron for the subshell is in the order S subshell have greater IP value than P subshell, P subshell have greater IP value than D subshell, and D subshell have greater IP value, F subshell have smaller less IP value। तो ये हो गया सर हमारे 5 फैक्टर्स के बारे में। कौन से फैक्टर्स हम लोगों ने कहे, सबसे पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। सेकेंड एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक साइज अगर कम रहता है तो आईपी वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट यदि बढ़ता है तो आईपी वैल्यू कम रहेगी सर। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको एक्स्ट्रा स्टेबल, हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डेफिनेटली मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल, सर जो सबशेल न्यूक्लियस के नज़दीक है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट रहेगा, और जो सबशेल न्यूक्लियस से दूर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान रहेगा। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। 5 फैक्टर्स हम लोगों ने देखे, एक
न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड एटॉमिक साइज, थर्ड शील्डिंग इफेक्ट, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिफ्थ इज, क्या कहे फिफ्थ को आप लोगों ने, पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल। नाउ सर ट्रेंड कि पीरियोडिक टेबल में कैसे क्या चेंज होता है। सो ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस द पीरियड। तो यहां पर भी हम लोग ऐसे डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये सभी फैक्टर्स मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के एटॉमिक साइज के वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। आप पहले वो वीडियो देखिए, आपको ये वीडियो बड़ा आसान लगेगा। तो ये रहा सर हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल, ऐसे ही कुछ ड्रॉ किए थे। ये था हमारा आउटलाइन स्केच ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये कुछ एलिमेंट्स लिखा मैंने। अब सर यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं। ये एस सबशेल है, ये ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अब 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इसको कहा जाता है पीरियड्स। सो अगर मैं एलिमेंट यहां पर लिखूं तो देखो एलिमेंट कैसे लिखता हूं, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिखा है ऐसे ही मैं बाकी के एलिमेंट्स भी लिख सकता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। अब देखो मैंने एक ही पीरियड यहां पर कंसिडर करना है। मान के चलो मैं सेकेंड पीरियड को कंसिडर करता हूं। सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, मैं फर्स्ट ग्रुप कंसिडर करता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। चलो सर 3 फैक्टर्स मतलब कैसे चेंज होता है वो भी देख लेते हैं। तो 3 चीजें हम लोगों को यहां पर याद रखनी है, 3 फैक्टर। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का क्या कहना है वो देखते हैं। सेकेंड एटॉमिक साइज का कहना क्या रहेगा वो देखते हैं। अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन अ सिंगल पीरियड, सो अक्रॉस द पीरियड कहते हैं। और तीसरा फैक्टर अगर मैं देखता हूं तो वो है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो यहां पर अभी कैसे एक्सप्लेन करता हूं। न्यूक्लियर चार्ज कौन कौन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। चलो सर कुछ एग्जांपल ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से लिखा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। सर लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन हैं, बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन, फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन और नियॉन के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन। आप कोई भी पीरियड कंसिडर कर सकते थे। सर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अक्रॉस द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जाओ थोड़ा सा फ्लैशबैक में। न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होता है तो क्या होता, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब भी थोड़ी देर पहले हमने कहे कि न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होता है सर तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब लिथियम के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट, बोरॉन के एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी डिफिकल्ट, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट दिखता है मुझे नियॉन के केस में, क्योंकि नियॉन ये नोबल गैस है और सर नियॉन
का न्यूक्लियर चार्ज इन सब में सबसे ज़्यादा है। सो रिमेंबर दैट सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए अक्रॉस द पीरियड, ऐसे न्यूक्लियर चार्ज का कहना है। उसके बाद सर हम लोग साइज के तरफ चलते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिथियम का एटम साइज में बड़ा रहता है, बेरिलियम का एटम साइज में छोटा रहता है, बोरॉन का एटम साइज में और भी छोटा रहेगा, और इसी तरीके से व्हेन वी मूव अप टू फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटम सबसे छोटा दिखेगा। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज वाले वीडियो के तरफ अगर चलते हो तो एटॉमिक साइज क्या कहता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एटॉमिक साइज कहता है भाई अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो एक ही पीरियड में, तो मेरी वैल्यू कम हो रही है। सो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक साइज कहता है कि यदि मैं डिक्रीज होता हूँ तो आईपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। सो एटॉमिक साइज का फैक्टर कहता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो एटॉमिक साइज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट बनता जाता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगते जाएगी, आईपी वैल्यू इंक्रीज होगी। सो लिखेंगे कैसे? व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, in modern periodic table atomic size decreases due to the increase in nuclear charge, and it becomes more and more difficult to remove the electron from smaller sized atom, and that's why IP value should increases। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है? शील्डिंग इफेक्ट लिथियम की अगर बात करते हैं तो लिथियम के पास न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की अगर बात करते हैं तो बेरिलियम का न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर हम लोग फ्लोरीन की तरफ चलते हैं तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सर इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो तो आउटर मोस्ट शेल में ही बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1, आउटर मोस्ट शेल में 2, आउटर मोस्ट शेल में 7। जब आप लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन टू कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे जा रहे हो तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस, बट शील्डिंग इफेक्ट में आपको चेक करना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आने वाले इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लिथियम में भी 2, बेरिलियम में भी 2, बोरॉन में भी 2, कार्बन में भी 2, फ्लोरीन में भी 2, नियॉन में भी 2। मतलब नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अक्रॉस द पीरियड। मतलब शील्डिंग इफेक्ट कहता है भाई मेरी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। सो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट दिख रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट कहता है जब भाई मेरी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है तो मैं कैसे क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं? सो कांट प्रेडिक्टेड बाय द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कहता है भैया मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वैल्यू अगर बढ़ती, मेरी वैल्यू अगर कम होती तो मैं कुछ कह भी सकता था, लेकिन मेरी वैल्यू तो यहाँ पर चेंज हो ही नहीं रही, और मेरी वैल्यू जब चेंज हो ही नहीं रही सो हाउ कैन आई प्रेडिक्ट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल? सो न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट कहता है भैया मुझे पता नहीं, आप आपस में ही मसला सॉल्व कर लो। तो 3 में से 2 लोग क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज कह रहा है आईपी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, एटॉमिक साइज का फैक्टर भी कहता है आईपी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बोरॉन का इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट, सर और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट नियॉन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना। सो ओवरऑल रिजल्ट इज व्हाट?
ओवरऑल रिजल्ट इज व्हाट, सो ओवरऑल रिजल्ट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, सो देयरफॉर ये सब एक्सप्लेन करने के बाद, सो देयरफॉर ओवरऑल रिजल्ट इज, ओवरऑल रिजल्ट इज, सो ओवरऑल रिजल्ट क्या है अक्रॉस द पीरियड, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और आईपी की वैल्यू क्या हो रही है, आईपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, सो आईपी वैल्यू इंक्रीजेस। लेकिन ये जो इंक्रीज आप रेगुलर कह रहे हो वो रेगुलर इंक्रीज नहीं होता। सो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको ये समझना है कि व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड from left hand side to right hand side, so due to the decrease in atomic size and due to the increase in nuclear charge, ionization potential value increases, but this increase is not regular. लिथियम की आईपी वैल्यू 10 है तो इसकी 20 रहनी चाहिए, इसकी 30 रहनी चाहिए, इसकी 40, इसकी 50, इसकी 60, इसकी 70, इसकी 80, ऐसा रेगुलर इंक्रीज नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? तो उसके लिए और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो देख लो मैं उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज, ये ट्रेंड ऑफ आईपी अक्रॉस द पीरियड हो गया है। अब मुझे इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट इंक्लूड करना। यदि मैं इनके सभी के सभी एलिमेंट के आईपी की वैल्यू अगर यहाँ पर लिखता हूँ, सो सेकेंड पीरियड ले रहा हूँ, आप थर्ड पीरियड भी ले सकते हो, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ट्रेंड या फिर आईपी वैल्यू। चलो देखो अभी मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ पर्टिकुलर। कौन कौन है सेकेंड पीरियड में? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। देखो अभी आईपी की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए लेकिन होती नहीं, वैल्यूज लिख लेते हैं। लिथियम की वैल्यू किलो जूल पर मोल में लिख रहे हैं 520, बेरिलियम की 899, बोरॉन की वैल्यू अगर देखते हो तो बोरॉन की वैल्यू है 800, कार्बन की वैल्यू 1086, नाइट्रोजन की वैल्यू की तरफ अगर चलते हो तो नाइट्रोजन की वैल्यू आपको दिखती है 1402। ऑक्सीजन की वैल्यू अगर देखते हो तो ऑक्सीजन की वैल्यू आप लोगों को दिख रही है 1314, और फ्लोरीन की वैल्यू अगर देख रहे हो तो फ्लोरीन की वैल्यू आपको दिखती है, ये वैल्यूज आपको समझाने के लिए 1681। तो अगर आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक जा रहे हो तो लिथियम की वैल्यू कितनी है 5220, फ्लोरीन की कितनी है 1681, तो डेफिनेटली सर 520 से 1681 तक जाना मतलब आईपी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आईपी वैल्यू इंक्रीजेस, ओवरऑल आईपी वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, बट दिस इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। सर ये वैल्यू कम है, ये उससे ज़्यादा है, फिर ये अचानक कम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। बेरिलियम से लिथियम का एटम साइज में बड़ा है, बेरिलियम का एटम साइज में छोटा है, बोरॉन का एटम साइज में और भी छोटा है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, एटॉमिक साइज भी कम, तो बोरॉन की वैल्यू सर ये बेरिलियम से ज़्यादा रहनी चाहिए थी, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है। बोरॉन की वैल्यू 899 से ज़्यादा ही रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि आईपी ऑफ बोरॉन शुड बी ग्रेटर रहनी चाहिए थी, शुड बी ग्रेटर दैन बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा रहनी चाहिए थी। वैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ चलते हो तो नाइट्रोजन का आकार बड़ा ही होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का आकार छोटा होगा। तो सर ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा, एटॉमिक नंबर 8 और साइज भी कम, तो वैल्यू ये वैल्यू सर इससे ज़्यादा रहनी चाहिए थी ना। मतलब ये अगर 1420 है तो ये सर 1402 से बड़ी रहनी चाहिए थी। यहाँ भी कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है। तो सर कहने का मतलब ऐसा है कि आईपी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन शुड बी ग्रेटर रहना चाहिए था दैन किसकी तुलना में?
नाइट्रोजन की तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो चलो सर हम लोग उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। बेरिलियम बोरॉन में कॉम्पिटिशन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, बेरिलियम बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 और 2p1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरफ चल रहे हो तो इन बेरिलियम वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s सबशेल। 2s और s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। और बोरॉन में इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p1 से, और हाफ फिल्ड भी नहीं, कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं। सो इन बेरिलियम वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसीलिए सर बेरिलियम की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, बोरॉन की वैल्यू कम क्यों दिख रही है? तो सर यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बन जाएगा? 2p0। और 2p0 मतलब सर वैकेंट बन गया, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो बोरॉन को एक्स्ट्रा स्टेबल बनने की ज़्यादा घाई है, इसलिए 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकलने की कोशिश करता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कॉम्पिटिशन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। सर इन केस ऑफ नाइट्रोजन वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p3। 2p3 मतलब हाफ फील्ड, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है ना, तो ये हाफ फील्ड है मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। और एक्स्ट्रा स्टेबल रहने की वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आसान क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p4 से। तो ये कहता है भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो मैं क्या बन जाऊंगा? 2p3। तो इसीलिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन के तुलना में आसान दिखता है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2p4 से क्या बनना है? 2p3 एक्स्ट्रा स्टेबल बनना है। सो दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस द period. Now I have to move towards the down the group. Down the group की अगर बात करता हूँ so trend of IP down the group। तो वैसे कोई भी ग्रुप आप लोग कंसिडर कीजिए, कोई भी ग्रुप आप कंसिडर कीजिए, जरूरी नहीं कि सर ये पहला ही ग्रुप हमने कंसिडर करना चाहिए। चलो वैसे ही हम लोग बात करते हैं ट्रेंड डाउन द ग्रुप, ट्रेंड ऑफ IP डाउन द ग्रुप, एकाच ग्रुपमध्ये मतलब ऊपर से नीचे। सो देखते 3 फैक्टर क्या क्या कहते हैं। पहला न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है देख लो, कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड एटॉमिक साइज क्या कहता है, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। थर्ड सर हम लोग बात कर लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो अभी तीनों फैक्टर को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और उनका ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, सपोज इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप यदि मैं कंसिडर कर रहा हूं, आप सेकेंड ग्रुप भी कंसिडर कर सकते थे। तो यहां प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट फिट बैठेगा नहीं, क्योंकि एक ही ग्रुप में रहने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसा होता है? सेम होता है। सो न्यूक्लियर चार्ज, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, ऐसे ही 19। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज सपोज टू बी 1, उसके बाद में लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज 3, सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज 11। सो न्यूक्लियर चार्ज कहता है भाई डाउन द ग्रुप मेरी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और न्यूक्लियर चार्ज कहता है मेरी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होना चाहिए, मतलब IP वैल्यू शुड इंक्रीजेस। जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना ही ज़्यादा IP वैल्यू रहेगा, जितना डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन निकालना उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आपको लगेगी। सो न्यूक्लियर चार्ज, हाइड्रोजन की बात करो, लिथियम की बात करो, सोडियम की बात करो, पोटेशियम की बात करो। सो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज 1, लिथियम का 3, सोडियम का ऐसे ही 11, पोटेशियम का ऐसे ही 19। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज हो रहा है तो सर अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो कहता है IP वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। चलो न्यूक्लियर चार्ज ने अपना जो कुछ भी कंक्लूजन है वो सामने रख दिया।
एटॉमिक साइज क्या कहता है। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, हमने पढ़े एटॉमिक साइज वाले फैक्टर में कि हाइड्रोजन का एटम साइज में छोटा, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, सबसे बड़ा फ्रांसियम। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता है सर। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये तो हम लोगों ने एटॉमिक साइज वाले पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़े। और एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बनता है, मतलब आईपी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। एटॉमिक साइज कहता है भाई जब आप एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है, और मेरी वैल्यू यदि बढ़ रही है तो आईपी वैल्यू कम होनी चाहिए। फैक्टर्स में मैंने आपको बताया। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है। शील्डिंग इफेक्ट सर, हाइड्रोजन का एटम अगर देखते हो तो हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। सोडियम की अगर बात करते हो तो सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब सर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सॉरी नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यहाँ तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ 8 दिख रहे हैं। तो ऐसे ही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने दिखेंगे, 18 दिखेंगे फिर। तो सर जैसे ही आप ऊपर से नीचे आ रहे हो इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है मतलब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। फैक्टर्स में बताया। तो शील्डिंग इफेक्ट कहता है भाई जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब मेरी वैल्यू इंक्रीज होती है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बनता है, मतलब आईपी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीजेस। चलो, न्यूक्लियर चार्ज कहता है मेरे हिसाब से आईपी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। एटॉमिक साइज कहता है मेरे हिसाब से आईपी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। सो शील्डिंग इफेक्ट कहता है मेरे हिसाब से आईपी वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। तो मेजॉरिटी क्या कह रही है, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस कहने वाले 2 लोग हैं। सो देयरफॉर ओवरऑल रिजल्ट इज, तो अभी मैं ये ग्रुप ले रहा हूँ कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, और क्या हो रहा है इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो द ओवरऑल रिजल्ट इज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल increases due to the increase in nuclear charge and increase in shielding effect. सो ये हो गया सर हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को कि व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में आपको कहा मैंने कि थर्ड आईपी इज ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ये भी मैंने कहा। उसके बाद में हम लोग आए फैक्टर्स अफेक्टिंग की तरफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग कितने फैक्टर्स पढ़े हम लोगों ने, 5 फैक्टर्स पढ़े। न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल। उसके बाद में हम लोग आए ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड कि पीरियोडिक टेबल में जब आप एक ही पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो तो एटॉमिक साइज की वैल्यू ये डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आईपी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, so due to the increase in atomic size and due to the increase in valence electron shielding effect, the ionization potential decreases। और इसी से रिलेटेड कुछ 2 and 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आपके नोट्स में हैं, आप बड़ी आसानी से उसके साथ डील कर सकते हो। यदि आपको ये 2 वीडियो एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वीडियो आप कंसेप्चुअल तरीके से अगर पढ़ते हो तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के साथ आप आसानी से डील कर सकते हो। सो हियर आई हैव टू स्टॉप। In next video we will move towards the third periodic properties, that is electron gain enthalpy, electron affinity भी कहा जाता है जिसे। तो here I have to stop. Thank you so much.